नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी चैनल जीवन धारा में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रमा तथा केतु की युति पर। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि चंद्रमा माँ का कारक है, मन मस्तिष्क का कारक है और भावनाओं का कारक है। ये काफ़ी कोमल प्लेनेट है चंद्रमा। जब इसकी युति केतु के साथ होती है तो क्या रिजल्ट आ सकते हैं? यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो अपनी कुंडली में ज़रूर देखिए कि कहीं चंद्र केतु की युति तो नहीं है। यदि है तो क्या ये शुभ प्रभाव में है? यदि अशुभ प्रभाव में है तो इसे दूर करने के उपाय भी जरूर जानिए। वीडियो को अंत तक सुने। दोस्तों, अब हम केतु के बारे में जान लेते हैं कि केतु क्या है। केतु, जहाँ राहु ब्रह्मांड बाहरी और प्रवृत्ति को बढ़ाता है, वहीं केतु अंदर की ओर अंतर्मुखी बनाता है। ये ब्रह्मांड की खोजों में जहाँ राहु का प्रभाव बाहरी चीज़ों के आविष्कारों की तरफ होता है, तो केतु वहीं आपके अंदर गूढ़ रहस्यों को जानने की बात करता है। इस प्रकार मनोचिकित्सक के लिए भी केतु की अहम भूमिका हो जाती है। यह जीवाणु, कीटाणुओं आदि का कारक होता है। इसलिए यह कुंडली में यदि शुभ प्रभाव में है या चंद्रमा के साथ भी है, जुपिटर के साथ भी है, तो आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट आदि बनाने या आदि से रिलेटेड कार्यों में आपको रुचि होती है। दोस्तों, केतु मंदिर में स्थित ध्वजा का कारक भी है, अर्थात अंतिम विजय के लिए केतु को माना जाता है। जब ऐसे में चंद्रमा तथा केतु की युति होती है तो क्या रिजल्ट आते हैं? डेफिनेटली चंद्रमा को शास्त्रों में अरिष्ट दोषों के लिए या अरिष्ट योगों में सम्मिलित किया है। तो केतु को पाप ग्रह माना है, तो पाप ग्रह केतु और चंद्रमा की युति है तो एक डेफिनेटली अरिष्ट तो योग बनता ही है। पर कब बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके अच्छे रिजल्ट क्या आ रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर ही या पूरी कुंडली को देख करके ही हमें एनालिसिस करना चाहिए कि केतु के अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहे हैं। केतु की युति चंद्रमा से होती है तो एक और तो यह अरिष्ट योग बनाता है, मदर के लिए दिक्कतें हो जाती है। तो वहीं चंद्रमा और केतु की युति आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट तथा साइकोलॉजिस्ट भी बना सकती है। इन चीज़ों से, या आप यदि ये नहीं बन पा रहे हैं तो इन चीज़ों में आपकी रुचि होती है, पर शुभ प्रभाव कुंडली के अन्य योग है तथा किन भावों में यह युति बन रही है, इनको जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लग्न लग्नेश की स्थिति क्या है तथा दशा का पैटर्न आपकी कुंडली में क्या है, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली के त्रिक भाव 6, 8 और 12 ये कुंडली के त्रिक भाव कहे गए हैं। इनमें यदि शुभ ग्रह चले जाते हैं तो उनकी शुभता खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं वे अरिष्ट रिजल्ट ज़्यादा देते हैं, खराब परिणाम को बढ़ा देते हैं। चंद्रमा और केतु की युति का एक रिजल्ट आध्यात्मिक दृष्टि से या आत्मा को जानने वाला भी होता है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति को ये बढ़ा देता है। पर कब होता है, कब यह रिजल्ट आध्यात्मिक गुणता को जानने वाला हो जाता है, या कब यह संसार से विमुख होकर के कहीं न कहीं अपने मार्ग से भटकता हुआ कहीं न कहीं यह डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है। तो इन दोनों युतियों में क्या अंतर है? दोनों युतियों का कहीं न कहीं संबंध 12वें घर से भी बन सकता है, 9वें घर से बन सकता है, 5वें घर से बन सकता है। ये 3 ग्रह 3 भाव होते हैं जहाँ पर मोक्ष के लिए या मोक्ष को जानने का प्रयास व्यक्ति करता है। हम ऐसे ही एक उदाहरण लेकर के अभी बताने का प्रयास करेंगे। यह महर्षि रमन की कुंडली है। दोस्तों, यह कुंडली तुला लगन की कुंडली है। महर्षि रमन का जन्म 30 दिसंबर 1879 में हुआ था, मदुरई में हुआ था। यह तुला लगन की कुंडली है तथा चंद्रमा और केतु की युति है, 9वें भाव में है। इस पर पंचम में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि है। यह बहुत ही शुभ दृष्टि है, शुभ भाव में बना हुआ है। और जो युति बनी हुई है वह मिथुन राशि है, यह इंटेलेक्चुअल राशि है, बौद्धिक राशि है। अतः जानने का प्रयास, मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग, इनकी स्मरण शक्ति काफ़ी तेज थी। तो ये चीज़ें इनमें रिजल्ट इनको जो आए हैं। और दूसरा 9वां भाव होता है, पिता का होता है।
तो यहाँ पिता के लिए और माँ का कारक चंद्रमा होता है, तो माता और पिता के लिए कहीं ना कहीं ये अरिष्ट वाली स्थिति भी बनती हुई दिखती है। तो दोस्तों 11 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत तो हो गया है, माता को स्ट्रगल करने पड़े, इनके चाचा के साथ रहते थे। अब चंद्रमा और केतु पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो इसका रिजल्ट इन्हें 17 साल की अवस्था में प्राप्त होता है। 17 वर्ष की अवस्था में इन्हें मृत्यु का भय, इन्हें लगा कि कहीं मृत्यु इन्हें आ रही है और मृत्यु का भय इन पर आच्छादित होता है। और यहाँ एक रोचक घटना ये होती है कि इन्हें महसूस हो रहा है कि मर रहे हैं। इनकी आत्मा इनके शरीर से बाहर आती है और शरीर और आत्मा का जो दो भागों में अलग बटा हुआ अपने आप को देख करके उन्हें यह पता चलता है कि यह शरीर तो कोई अस्तित्व विहीन है, कभी न कभी हम सबको मरना है, मैं तो अलग हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस प्रकार अपने आप को उन्होंने जाना और यह अनुभव उनकी पहली आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव रहा। यहीं से उनकी महर्षि रमण बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों चंद्रमा और केतु की युति कहीं न कहीं अरिष्ट वाली स्थिति तो पैदा करती है, पर यदि शुभता अधिक है तो उसके रिजल्ट का मोड चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। चंद्रमा तथा केतु की युति के या इस युति के खराब परिणामों को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं। शास्त्रों में गणपति की आराधना करने के लिए तथा भगवान शिव की आराधना करने के लिए बात कही गई है। आप इनकी आराधना कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड मंत्रों का जाप कर आराधना कर सकते हैं, या केतु का नवग्रह स्तोत्र में जो केतु के मंत्र का जाप करने की या शांति के लिए जो पाठ कहा गया उसका भी आप रेसिटेशन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। किसी मंदिर में शिखर पर यदि ध्वजा लहराते हैं, उसके प्रति आदर का भाव रखते हैं, तो भी केतु के अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। केतु चूँकि कीड़े मकोड़े, चींटियों आदि का कारक होता है, इसलिए चींटियों को आटा खिलाने से भी केतु के अशुभ परिणाम कम होने लगते हैं, शुभता बढ़ने लगती है। केतु की शांति के लिए 7 प्रकार के अनाजों की खिचड़ी या फिर कुत्ते की सेवा भी आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दबे कुचले व्यक्ति या परित्यक्त व्यक्तियों का कारक भी केतु होता है। इन व्यक्तियों की सेवा करके भी आप केतु के अच्छे परिणामों को पा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। गुड बाय, टेक केयर।